अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक और आप देख रहे हैं द फिज़िक्स विद खासकेली सिद्दीक। आज हम इंटर क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 18 जिसका दूसरा टॉपिक जो है वो ले रहे हैं। 18.2 टॉपिक है जो कि क्या है, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का जो बोहर ने मॉडल पेश किया उसको हमने डिस्कस करना है, जिसके हमारे पास 3 पोस्टुलेट हैं अलग अलग। तो उन तीनों पोस्टुलेट्स को हमने डिस्कस करना है। अच्छा, उसके बाद ये बताता चलूँ कि अगर हम एटम की हिस्ट्री देखें या एटम के मॉडल की हिस्ट्री देखें तो 1910 से कुछ पहले जो है वो नील बोहर ने बताया कि एटम जो है वो, या एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एक एनर्जी जो है रिलीज़ करता रहता है, फ़िक्स फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता रहता है। तो वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो स्पेक्ट्रल लाइंस में शो होती है, जो कि शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, यानी कि एनर्जी जो है वो क्या है, फिक्स है। नील बोहर ने बताया 1910 से कुछ पहले। लेकिन बाद में 1911 के अंदर रदरफोर्ड आए, उन्होंने एटम का एक प्रपोज़ल पेश किया है कि अब उस एटम के मुताबिक या उस मॉडल के मुताबिक, नील बोहर के बाद जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके मुताबिक अगर देखें, जो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा, जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग के मुताबिक जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अगर देखें तो वहाँ पे ये मिलता है कि एटम के बीच कोई मैसिव पार्टिकल, मैसिव चार्जड पार्टिकल है जिसको जो है वो न्यूक्लियस कहा गया, और उसके अराउंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अब देखें, जो नील बोहर का कंसेप्ट था उसमें एनर्जी जो है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ रिलीज़ हो रही थी, उसकी बात हो रही थी उधर। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज़ होने की बात, कोई जो है वो एनर्जी रिलीज़ होने का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा। तो इस तरह जो है वो दोनों कंसेप्ट आपस में क्लोजली मैच नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब कि जो है वो या तो नील बोहर सही है या फिर रदरफोर्ड सही है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देखें, जो क्लासिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके मुताबिक अगर देखें तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो चलो रोटेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लेकिन वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। अब जब वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं तो अगर देखा जाए तो एटम के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, बाहर से कोई एनर्जी जो है वो एटम को नहीं मिल रही या उन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिल रही। तो क्या होता है कि इस तरह जो है वो ये होना चाहिए कि फाइनली इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करते करते जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए, क्योंकि वो जब कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी एनर्जी लॉस करने की वजह से फाइनली जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर सकता है। लेकिन जब ऑब्ज़र्व किया गया तो एटम को जब क्लोजली ऑब्ज़र्व किया गया तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो फिर बात क्या थी, अभी नील बोहर का मॉडल जो है, जो कि 1913 के अंदर नील बोहर ने एटम का मॉडल पेश किया। अब उस मॉडल के मुताबिक देखें तो वहाँ पे जो है वो 1930 में नील बोहर ने जो है वो 3 अजम्पशन दिए एटम के, जो है वो, या हाइड्रोजन के एटम के बारे में। तो वो 3 अजम्पशन कौन से थे, उसमें से पहला हम फ़िलहाल ले रहे हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो था वो कौन सा था, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग या एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब ये पहला अजम्पशन है, पहला पोस्टुलेट है। लेकिन इस पोस्टुलेट को समझने के लिए देखें यहाँ पे कौन सी बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी जो मोमेंटम है वो मोमेंटम क्या है, वो क्वांटाइज्ड है। वो मोमेंटम जो है वो यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h/2π। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि इस टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से करें, फिर 3 से करें, फिर 4 से करें, तो इस तरह हमें जो है वो मोमेंटम मिलती है। यानी कि अगर हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी हमें मोमेंटम मिल जाएगी। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी हमें मोमेंटम मिल जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो एक हाइड्रोजन का एटम है जिसमें ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल इसके अंदर यानी कि प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब देखें, इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिवॉल्व करता है तो अब इसकी मोमेंटम की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम बनती है जिसको हम एल से शो कर रहे हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, अब इस इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन का जो मेन रीज़न है, ये रोटेट या फिर रिवॉल्व क्यों करता है,
उसके लिए हमारे पास जो है वो रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींचने की कोशिश करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कूलम फोर्स। अब देखें कूलम फोर्स का काम क्या होता है कि वो अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव। तो कूलम फोर्स जो है वो इन दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करती है। तो ये हमारे पास एक फोर्स आ जाती है जिसको हम जो है वो कूलम फोर्स कहते हैं। अच्छा, एक और फोर्स होती है कि ये जैसे ही जो है वो रिवॉल्व करता है। अब देखें इनकी रिवॉल्यूशन की वजह से एक और फोर्स होती है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर रिवॉल्यूशन हो रही है तो एक फ़ोर्स होती है जो कि उस पार्टिकल को, उस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींचती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होती है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो बैलेंस फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो इसी शेल के अंदर ही रिवॉल्व कर रहा हो, ना ऊपर जाता है और ना ही नीचे। अब देखें अगर ये वाली फोर्स कम पड़ जाती है तो ये नीचे मूव करेगा, अगर ये कम पड़ जाती है तो ये ऊपर मूव कर सकता है। लेकिन अगर दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट के अंदर, इसी शेल के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा। तो यहाँ पे हमें दो फोर्सेस मिल गई। कौन सी? एक जो है वो हमें कूलम फोर्स मिलती है और दूसरी क्या है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हालांकि बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो सेंटीपिटल है, लेकिन यहाँ पे फोर्स का कंसेप्ट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल का ही है। लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें तो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होती हैं, सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो वहाँ पे हम जो है वो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फोर्स कौन सी है यहाँ पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसी मॉडल के मुताबिक देखें, यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, दोनों आपस में क्या हैं, दोनों बैलेंस हैं, इक्वल हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फोर्स एक जो है कौन सी, एक कूलम फोर्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस लग रही है और दूसरी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। तो दोनों फोर्सेस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। एक फोर्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस है और दूसरी क्या है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। तो जो टूवर्ड्स द न्यूक्लियस लग रही है वो कौन सी है, वो कूलम फोर्स है। जो अवे फ्रॉम लग रही है वो कौन सी है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इस तरह जो है वो दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन के ऊपर हाइड्रोजन के एटम में। अब ये कूलम फोर्स किसके बराबर होती है? जैसा कि हमने जो है वो हम जानते हैं कि ये कूलम फोर्स यानी कि F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब K की जगह पे हम यहाँ पे लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास कूलम फोर्स बनती है। अब ये Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। अब दो चार्जेस कौन सी हैं? एक हमारे पास प्रोटॉन की चार्ज है, दूसरी इलेक्ट्रॉन की चार्ज है। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए ये भी हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज मिलती है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज का अमाउंट जो है वो सेम है। इसलिए जो है वो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर है, ये भी इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर है। इसलिए ये बन गया ई स्क्वायर। ठीक हो गया। अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेम, और ये आर स्क्वायर। तो इस तरह ये हमें मिल गई कूलम फोर्स, जो कि किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा कि mv² अपान आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो भी उसके बिल्कुल इक्वल होती है, इसलिए हम लिखेंगे कि mv² अपान आर। तो इस तरह ये हमें कोई इक्वेशन मिलती है जिसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है या फिर जो है वो हम कहते हैं कि किसी एटम के अंदर, जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता तो एटम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एटम की टोटल एनर्जी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी की जब बात आती है तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा, अब देखें इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक अगर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करता एनर्जी, तो इसका मतलब क्या होगा कि एटम की टोटल एनर्जी में चेंजिंग नहीं आएगी। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये यहाँ पे जो है वो हम इसी फार्मूले को दोबारा ले रहे हैं। इधर देखें,
अब ये 1/4πε0 सेम, ये ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जो है वो ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर और ये एम वी स्क्वायर अपान आर। अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास क्या बनता है कि ये आर और ये स्क्वायर ये आपस में हो गए कैंसिल, तो ये ई स्क्वायर अपान आर बचा और यहाँ पे जो है वो क्या बचा, अब सिर्फ एम वी स्क्वायर बचा। ठीक है, तो 1/4πε0 ई स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एक और बात, अब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 1/2 या फिर ऐसा कह लें कि 2 को हम डिवाइड कर दें इधर, तो हम 2 को यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, दोनों साइड पे 2 को डिवाइड करेंगे। तो इस तरह ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गई काइनेटिक एनर्जी। देखें हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये पार्ट अगर देखें तो ये पार्ट जो है वो अब ये काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, यहाँ पे इस पूरे टर्म की जगह मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी। और अगर इस टर्म की बात करें तो ये ई स्क्वायर 4, अब 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया 8πε0 r। तो इस तरह ये हमें मिल गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, ई स्क्वायर अपान 8πε0 r। अच्छा, उसके बाद अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी वही जो है वो हमें जैसे मिलती है mgh, या फिर हम जो है वो उसको WH कह लें। अब W क्या है, फोर्स है, H क्या है, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स की जगह हमने फोर्स ही लिखा है, और R डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है, या फिर जो है वो दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला कौन सा, ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का जो फासला है इसको हमने R से शो किया हुआ है, तो यहाँ पे F.R हो गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, अब F यहाँ पे फोर्स कौन सी यूज़ हो रही है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स यूज़ हो रही है वो है कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स के मुताबिक अगर F की वैल्यू लिखें इधर तो क्या बनती है 1/4πε0 ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये हमारे पास कूलम फोर्स है। और डाट जो है R वही सेम हमने लिखा। अब ये R जो है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और बाकी क्या बचा, माइनस ई स्क्वायर अपान 4πε0r। अच्छा, ये माइनस की सिंबल कहाँ से आ गई, इस माइनस की सिंबल का सिर्फ यही मकसद है कि यहाँ पे जो फोर्स यूज़ हो रही है वो कौन सी है, कूलम फोर्स है, लेकिन उस फोर्स को हम कहते हैं कि वो फोर्स जो हमारे पास है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो अट्रैक्टिव इन नेचर होने की वजह से हमने जो है वो यहाँ पे एक सिंबल लगा दी है, कौन सी, माइनस की, जिसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स जो यूज़ हो रही है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है। अच्छा, अब हम टोटल एनर्जी की जब बात कर रहे थे तो हमने क्या जो है वो लिखा था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम बनता है वो क्या होता है, वो हमारे पास बनती है टोटल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और ये पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब इन दोनों का सम लेंगे, सम कैसे, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो टोटल आ गया, जिसको हमने ये वाली सेम वैल्यू इधर लिखी, प्लस हमने किया ये कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब देखिए ये प्लस की जगह हमने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हमने माइनस की सिंबल यूज़ की। अच्छा, अब जो है इनको हल करने के लिए ई स्क्वायर अपान πε0r जो कि हमने कॉमन निकाला है। अब देखें ई स्क्वायर πε0r इसमें भी है और इसमें भी सेम वैल्यू है, इसको हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा 1/8 जो कि इधर हमने लिखा ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या बचा 1/4 जो कि हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सिंबल माइनस की है तो माइनस की सिंबल यूज़ की। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये वैल्यू तो हमारे पास जो है वो कॉमन निकल गई। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे कि ये हमारे पास पार्ट सेम आ गया, ई स्क्वायर अपान πε0r, और बाकी जो है 1/8 में से अगर हम 1/4 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, अगेन 1/8। इन दोनों की एलसीएम निकालेंगे तो जवाब क्या आएगा 1/8, लेकिन माइनस का आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस की सिंबल लिख ली। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई टोटल एनर्जी की, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अच्छा, उसके बाद आते हैं दोबारा जो है वो अजम्पशन पे, जहाँ पे हमने जो है वो एंगुलर मोमेंटम की बात की कि एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो क्या होती है, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ये h/2π, तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n, तो n कोई भी नंबर है हमारे पास 1 2 3 4, कोई भी नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं इधर, n का मतलब क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल है। अच्छा, अब h/2π ये हमारे पास मोमेंटम की इक्वेशन है।
और ये जो है इस टर्म को इक्वल किया गया है किसके, एच कट के। इसको थोड़ा सिंपल बना के लिखने के लिए जो है वो इस h/2 को किसके इक्वल लिया है, एच कट, जिसको हमने नाम दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब ये एल जो है एन सेम, और ये ब्रैकेट बन गई किसके बराबर, एच कट के बराबर। तो ये एल इज़ इक्वल टू एन एच कट। उसके बाद तो ये इक्वेशन बन गई L इज़ इक्वल टू एन एच कट। तो अब हमारे पास जो है वो ये दोनों इक्वेशंस किस चीज़ को शो कर रही हैं, द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों को अगर हम इक्वल लेते हैं, क्योंकि दोनों एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशंस हैं, अब इन दोनों को जब हम इक्वल लेते हैं तो हमारे पास जो है वो MVR इज़ इक्वल टू एन एच कट बनता है। अब अगर इस V को इधर रहने दें, M और R जो कि यहाँ V के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो उस साइड पे हो जाएंगे डिवाइड। तो इस तरह V जो है वो किसके बराबर है, एन एच कट एम आर। V जो है वो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर, कौन सा नंबर, नंबर ऑफ शेल की बात कर रहे हैं इधर हम, और एच कट जो है वो कौन सी वैल्यू है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट जो हमने लिया था h/2π। h जो था प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमने लिया था अपान में 2π। तो ये पूरी ब्रैकेट को हमने जो है वो एक पूरा नाम या पूरी सिंबल के साथ शो किया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम कह रहे हैं एच कट। अपान में एम आर, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और आर जो है वो उसी ऑर्बिट का रेडियस है, जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे थे। ये हमारे पास ऑर्बिट है, तो इसका ये रेडियस जो बनता है इसको हमने आर से शो किया हुआ है। अब इस v की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करनी है। कौन सी इक्वेशन, ये, इस इक्वेशन में v की जगह पे ये हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए ये पार्ट मैंने सेम लिखा है इधर, e²/4πε0r। अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया इस r के साथ, तो अपान में सिर्फ r ही है इधर, तो ये मैंने सिर्फ सिंगल r लिखा है। और इस साइड की अगर बात करें तो ये mv² बचा, तो m मैंने जो है वो सेम लिखा, और v² की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। इस v की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू यानी कि एन एच कट अपान एम आर जो है वो पुट की। अब यहाँ पे v के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए मैंने इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर कर दिया है। अच्छा, अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये स्टेप जो है वो ये सेम टर्म मैंने दोबारा लिखा, ये m लिखा। अब ये स्क्वायर इन जो है वो सारी क्वांटिटीज़ के ऊपर है, तो ये मैंने सब के ऊपर स्क्वायर डाल के रखा है। अब जो है ये m जो है वो इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। अब ये r जो है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा इधर, यहाँ पे बचा e²/4πε0, और यहाँ पे क्या है n² h कट स्क्वायर, और अपान में यहाँ पे सिर्फ सिंगल m बचा, क्योंकि उसका स्क्वायर जो था वो इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ r बचा, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है वो इस r के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बचा एम आर। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है r, यानी कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल। तो इस r को अगर हम बाहर ले आते हैं, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जो है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू 4πε0 यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड, तो इसको मैंने यहाँ इस साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4πε0 n² h कट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अपान में क्या है, ये r और m। अब इस r को मैंने यहाँ से, ये r इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैंने इस साइड पे ऐसा समझें कि e² के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और ये अब e² जो है इसको मैं उस साइड पे ले जाऊंगा, तो ये अपान में चला जाएगा, इसलिए ये बन गया me², और यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ r। अब देखें यहाँ पे ये n², इस n² को मैंने अलग से लिखा है, बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। 4 ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, ε0 जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो भी वैल्यू कांस्टेंट है, h कट स्क्वायर ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है, तो ये भी क्या बनती है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलती है। इसका पूरा रिजल्टेंट जो बनता है वो 0.53 × 10⁻⁻10 लिखे, या इसको एंगस्टन में भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हमें जो है वो ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रेडियस ऑफ दी बोहर्स ऑर्बिट। इसको हम बोहर्स रेडियस जो है वो कह सकते हैं, कि हमें जो है वो बोहर मॉडल के मुताबिक इस एटम का जो ये ऑर्बिट बनता है, जिस ऑर्बिट की हम यहाँ पे बात करें, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये सेकंड ऑर्बिट है। तो इस तरह हमें जो है वो किसी भी ऑर्बिट की वैल्यू मिल सकती है। अब देखें इधर
यहाँ पे जो है वो हमारे पास कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, कोई भी शेल हो सकता है। अब देखें ये हमारे पास अगर शेल 1 है, ऑर्बिट 1 है, अब इस फर्स्ट ऑर्बिट का अगर हमने रेडियस फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्बिटल का रेडियस फाइंड करना है, तो वो कितना बनेगा, तो उसके लिए हमारे पास यही सेम फार्मूला, यानी कि r इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है 0.53 इंटू 10 पावर -10 यानी कि एंगस्टन। तो ये R1 का फर्स्ट ऑर्बिट का अगर हम जो है वो रेडियस फाइंड कर रहे हैं, तो ये n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर और ये 0.53। अब ये 10 पावर -10 की जगह पे हम एंगस्टन लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 पावर -10 1 एंगस्टन के बराबर होता है। तो इस तरह हमें मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है। अब जो सेकंड ऑर्बिट, मान लीजिए कि ये हमारे पास दूसरा ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट का अगर हमने जो है वो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, अब इस ऑर्बिट का हमने अगर रेडियस फाइंड करना है, तो ये 1 की जगह पे अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 स्क्वायर, उसके बाद वही सेम 0.53 एंगस्टन। अगर थर्ड ऑर्बिट है तो R3 अगर फाइंड करना है, यानी कि थर्ड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है, तो उसके लिए 3 के ऊपर स्क्वायर डालेंगे। तो हमारे पास एक नंबर जो है कौन सा, ये R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, ये n स्क्वायर के साथ। n स्क्वायर के साथ जो है वो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब R क्या है, रेडियस, n क्या है, अब मेन पॉइंट बता रहा हूँ। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि उसके स्क्वायर के साथ ये r जो है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस तरह हमने जो है वो जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस फाइंड किया, उसी तरह हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल के अंदर हमारे पास ये रेडियस की जो वैल्यू बनी है वो ये बनी है n स्क्वायर। तो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस तरह हमारे पास ये फर्स्ट पोस्टुलेट बनता है जिसके अंदर हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट के मुताबिक अगर दोबारा मैं इस जो थ्योरी है इसके ऊपर आता हूँ कि हम फर्स्ट पोस्टुलेट को डिफ़ाइन किस तरह करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी जो ऑर्बिट के अंदर, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितनी होती है, या किसी भी शेल के अंदर अगर रिवॉल्व करता है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी बनती है। तो उस एंगुलर मोमेंटम को हम ले रहे हैं कि वो हमारे पास जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h/2 पाई का। यानी कि अगर फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो h/2 पाई लिखेंगे। अगर सेकंड शेल के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है तो हम जो है वो 2 × h/2 पाई लिखेंगे। फिर अगर थर्ड शेल की बात कर रहे हैं तो 3 × h/2 पाई लिखेंगे। तो इस तरह हमें किसी भी शेल की, किसी भी ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम है उस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट के अंदर, तो वो एंगुलर मोमेंटम मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बोहर्स मॉडल का पहला पोस्टुलेट था। अब हमारे पास 2 और पोस्टुलेट्स हैं, उनके मुताबिक भी हमने जो है वो इस एटम को देखना है, इस एटम की पूरी स्ट्रक्चर को देखना है, या फिर उनके अंदर कौन कौन से टर्म्स आ जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि पहला जो पोस्टुलेट है वो किसके बारे में है, वो है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। दूसरा जो है वो एनर्जी के बारे में है, और तीसरा जो है वो किसके बारे में है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ़िलहाल हमने जो डिस्कस किया है वो किसका है, वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का जो टॉपिक था, एंगुलर मोमेंटम का जो पोस्टुलेट था उसको हमने डिस्कस किया है। उसके मुताबिक हमने जो है वो ये डेरिवेशंस किए हैं। अभी हमने एनर्जी और अगली वीडियो में इंशाल्लाह एनर्जी और हम जो है वो फ्रीक्वेंसी का पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। सो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम बोहर्स मॉडल का बकाया जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज द only one postulate. Now in next video we are going to discuss the next 2 postulates from Bohr's model of hydrogen atom.